हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो आज हम लोग एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का चौथा मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, तो आप जाकर देख सकते हो। आपको सारे पीवाईक्यू के वीडियो, स्ट्रैटेजी के वीडियो और मॉक टेस्ट के वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो जल्दी से कॉपी पेन उठा लो, अपने आंसर नोट डाउन करते जाना। थोड़ी देर रुकूंगी और आप सही आंसर बताऊंगी, उससे मैच करते जाना। और लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहा हो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स ऑफ वेलोर के लेखक कौन है? किसने लिखी है ये बुक विंग्स ऑफ वेलोर? जनरल अनिल चौहान ने, स्वप्निल पांडे ने, शिव कुमार मोहंका ने, या फिर लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने? जल्दी से आंसर नोट डाउन करो, आंसर बताओ क्या आएगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वप्निल पांडे। 2-3 सेकंड रुकूंगी मैं, या फिर आप पॉज करके भी आंसर लिख सकते हो, आपको अगर सोचने में टाइम लग रहा है आंसर तो। सेकंड क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाश्वत शर्मा को, नितिन नवीन को, रामकृष्णन चंदर को, या फिर अपर्णा गर्ग को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामकृष्णन चंदर को एलआईसी का एमडी बनाया गया है। निम्नलिखित में से किसे शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आर प्रज्ञानंद को, डी गुकेश को, विदित गुजराती को, या फिर अर्जुन एरिगेसी को? बहुत आसान प्रश्न है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी गुकेश को। ठीक है, कौन सा गेम खेलते हैं? शतरंज, चेस। क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2025 में किस देश ने नेपाल के साथ मिलकर फेवा डायलॉग श्रृंखला शुरू की है? भारत ने, भूटान ने, चीन ने, या फिर बांग्लादेश ने? किस देश ने की है? तो फेवा डायलॉग जो श्रृंखला है वो चीन ने नेपाल के साथ मिलकर की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना, चीन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 में सार्वजनिक आउटरीच के लिए किस संगठन ने स्वर्ण पुरस्कार जीता है? नीति आयोग ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, या फिर इसरो ने? किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी ना, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। राजपूतों के सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? नागराज, मूलराज, देवराज, या फिर नागभट्ट? ऐसा लग रहा होगा ना, रोने जैसी आवाज़ आ रही होगी बहुत ज़्यादा, कि रो रही हूँ मैं, पर वो गला खराब हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूलराज। इसकी पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी थी, है ना, किस वंश की स्थापना किसने की थी और उसकी कैपिटल क्या है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसे सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, या फिर सी राजगोपालाचारी? इजी है ये क्वेश्चन भी, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखे हैं, वो आप पढ़ लेना पीडीएफ से। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद की नींव रखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर जौना खान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी। उसके बाद इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, जिसको पागल या सन की सुल्तान भी कहा जाता है। लेकिन पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इसकी योजनाएं ऐसी थी कि वो सारी योजनाएं विफल हो गई, इसकी वजह से इसको पागल या सन की सुल्तान कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। और याद रखना, इसी के टाइम पर मोरक्को का एक यात्री इब्न बतूता भारत आया था, उसने एक बुक लिखी थी रहला, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बनता है शासक।
राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1988, 1999, 1987 या फिर 1990? कब हुई थी राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1988। 1988 में हुई थी स्थापना। मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? कॉरपोरेट को वित्त प्रदान करना, नॉन कॉरपोरेट सेक्टर को वित्त प्रदान करना, या फिर बड़े उद्यमों को वित्त प्रदान करना, या फिर उद्योगपति को धन उपलब्ध कराना। मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग फंडिंग टू नॉन कॉरपोरेट सेक्टर। गैर कॉरपोरेट को वित्त प्रदान करना इसका उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस मार्ग से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है? स्वचालित मार्ग से, गवर्नमेंट रूट से, ऑटोमेटिक या गवर्नमेंट रूट से, या फिर प्राइवेट सोर्सिंग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वचालित और सरकारी मार्ग से। भारत की विदेश व्यापार नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसे 10 साल में एक बार तैयार किया जाता है। ये बेरोजगारी दूर करने के लिए दिशा निर्देश देता है, या फिर ये सिर्फ एक सिफारिश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट गिव्स गाइडलाइंस टू एलिमिनेट अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के चुनाव आयोग ने किस वर्ष पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की थी? कौन से वर्ष में की थी? 1989, 1980, 1985 या 1987 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1989 में की थी। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 या फिर आर्टिकल 69? तो राष्ट्रपति शासन लगता है ऑप्शन बी, आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है, जो कि भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगा है। ऐसी कंडीशन नहीं आई है अभी तक भारत में कि वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय क्रांतिकारी को निमाड़ का रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है? टांटिया भील, भीमा नायक, खाजिया नायक या फिर गंजन सिंह कोरकू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इजी है पर आप कंफ्यूज हो सकते हो 2 ऑप्शन में, टांटिया भील या भीमा नायक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमा नायक। देखो, न से याद रखना, भीमा नायक में न आ रहा है, और निमाड़ का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है? भीमा नायक को। और भारत का रॉबिनहुड की बात करें कि भारत का रॉबिनहुड किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा टांटिया भील, याद रखना। अब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और अब स्टार्ट होंगे इंग्लिश के क्वेश्चंस। वही सेम है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। इन टोटल देयर वर अराउंड 6 ऑर्कास स्प्रेड ऑफ इन ग्रुप ऑफ 2 और 3। तो क्या गलत है इसमें, किसमें एरर है? इन टोटल गलत है, वर अराउंड गलत है, स्प्रेड ऑफ गलत है, या 2 और 3 गलत है? जल्दी से नोट डाउन करो अपना आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्रेड ऑफ, क्योंकि स्प्रेड ऑफ नहीं होता है, स्प्रेड आउट होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा है, आप पढ़ लेना पीडीएफ से। एरर बताना है हमको। द स्टेट गवर्नमेंट एट पार्टनरशिप विद द सेंटर मस्ट यूज फंड्स टू ट्रांसफॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या गलत है चारों में से? द स्टेट गवर्नमेंट एट पार्टनरशिप गलत है, विद द सेंटर मस्ट यूज द फंड्स गलत है, टू ट्रांसफॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर में एरर है, या फिर कोई एरर नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टेट गवर्नमेंट एट पार्टनरशिप नहीं होता है, इन पार्टनरशिप आता है। तो ये बेसिक ग्रामर के रूल्स है जो आप पढ़ लेना। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। अ स्टडी हैज फाउंड दैट डॉग्स आर यूनिकली स्किल्ड डैश अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एट।
ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन डी, एट। अ स्टडी हैज फाउंड दैट डॉग्स आर यूनिकली स्किल्ड एट अंडरस्टैंडिंग जेस्चर्स। एक्सप्लेनेशन लिखा है, द कोलोरेडो प्लेट्यू एरिया विच हैज कवर्स पार्ट्स ऑफ एरिजोना, कोलोरेडो एंड न्यू मैक्सिको हैज रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर डैश 600 मिलियन ईयर्स। अबाउट, अलाइक, अक्रॉस या अराउंड, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अराउंड। अराउंड 600 मिलियन ईयर्स। The red fox, which is typically found dash south, is moving north onto the tundra and competing with the Arctic fox for food and territory. तो ब्लैंक की जगह पर क्या आएगा? ऑनवर्ड्स, इनवर्ड्स, फर्दर या फार्दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्दर, क्योंकि जो फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल डिस्टेंस होता है उसके लिए फार्दर का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा है, पढ़ सकते हो। Some species of penguins are also adapting to jellies as an alternative source dash food. क्या आएगा इसकी ब्लैंक की जगह? टू, ऑफ, बाय या फिर फोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ लेना। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है आपको। बिलियर्ड्स, ईगोइस्ट, डाइवर्सिटी या काइनेटिक। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स की स्पेलिंग गलत है क्योंकि उसमें डबल एल आता है, BILLIARDS। यहाँ पर सिंगल एल है, इसलिए स्पेलिंग गलत है। देखो कौन सी स्पेलिंग गलत है बताना है आपको। चारों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है, जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि VILLI नहीं आता है, ए पहले आता है, आई बाद में आता है। ये जो ए है वो पहले आएगा एल के बाद और आई बाद में आएगा, तो विलन बनता है। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, ये जो ईडियम लिखा हुआ है इसका सही मतलब बताना है, क्या मीनिंग होता है इसका। और ड्राई रन का मतलब बताना है आपको। विदाउट वाटर, अ शॉर्ट वॉक, अ प्रैक्टिस सेशन या फिर विदाउट वर्क। जल्दी से आंसर बताओ, क्या सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ प्रैक्टिस सेशन। जैसे कि अभी जो ये मॉक टेस्ट ले रही हूँ ना मैं, ये भी क्या है, एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है। इसको क्या बोल सकते हैं? ड्राई रन। क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ जो हम परफॉर्म करने वाले हैं उससे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अ ड्राई रन या फिर एक प्रैक्टिस सेशन, रिहर्सल करना। तो मेन जब हम एग्ज़ाम देंगे, अभी हम मॉक टेस्ट उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यही इसका मतलब होता है ना। प्रैक्टिस सेशन, रिहर्सल, ट्रायल बिफोर एक्चुअल इवेंट, जो एक्चुअल इवेंट में हमको पार्टिसिपेट करना है उससे पहले ट्रायल देना, रिहर्सल करना। वी डिड अ ड्राई रन बिफोर द फाइनल प्रेजेंटेशन, जैसे कि अभी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो वही काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है, ब्रिजेश सेड टू मी आई हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 5 days। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग जल्दी नोट डाउन कर लो इसका सही आंसर। ब्रिजेश सेड टू मी की जगह हो जाएगा ब्रिजेश टोल्ड मी, जो कि तीनों में लिखा हुआ है। आई हैड नहीं, फिर हो जाएगा ही हैड, दैट ही हैड बिन वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर 5 days। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने पूरा लिख दिया है कि किस तरह से ये चेंज हुआ है, इसके क्या रूल्स हैं, है ना, कौन कौन से रूल्स इसमें लगे हैं। सेड टू की जगह टोल्ड हो गया है, आई की जगह ही हो गया है, दिस की जगह दैट हो गया है, और किस तरह से ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट भी उसी का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। डू यू वांट टू सी सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन लखनऊ, द गाइड सेड टू द ट्रेवलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख लो चारों ऑप्शंस। द गाइड आस्क्ड द टूरिस्ट टू सी।
ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द गाइड। एक सेकेंड। द गाइड आस्क द टूरिस्ट इफ ही वांटेड टू सी सम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, एकलव्य सेड टू हिज फ्रेंड। आप पढ़ लो चारों आंसर, नोट डाउन कर लो क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकलव्य रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टेक ऑफ हिज शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेना क्या चेंज हुआ है। He said to Anjali, when do you intend to return the book you took from me? तो इसका सही आंसर, मतलब आप नोट कर लो पहले आंसर, फिर मैं बताती हूँ क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही एनक्वायर्ड अंजलि व्हेन शी इंटेंडेड टू रिटर्न द बुक्स शी हैड टेकन फ्रॉम हिम। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चारों में से किसमें एरर है बताना है। अ पैसेंजर बस विद माइग्रेंट वर्कर्स हु वर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया क्रैश्ड इनटू पार्क्ड ट्रक इन सदर्न नेपाल विद किलिंग 11 पीपल एंड इंजरिंग 22, या फिर कोई एरर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया क्रैश्ड इनटू, यहाँ पर एक आर्टिकल आएगा अ पार्क्ड ट्रक। ठीक है, एक आर्टिकल मिसिंग है इसलिए यहाँ पर एरर है। तो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चंस। एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर चलती है और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर चलती है, तो वस्तु की औसत गति बतानी है। क्या होगी चारों में से औसत गति? 5.55 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 5.33 मीटर पर सेकेंड, या फिर 5.50 मीटर पर सेकेंड। जल्दी से आंसर बताओ, सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या, वैसे ओरली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी है। एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों को प्लस कर लो। 16 कितना हो जाएगा? 32। और टाइम कितना हो जाएगा? 4 और 2 6। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 पंजा 30, पॉइंट लगा 2 और ये 3 आ जाएगा। तो 5.33 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाल चिकित्सा के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? मेडिसिन ऑफ ओल्ड पीपल, मेडिसिन ऑफ चिल्ड्रन, मेडिसिन ऑफ एडल्ट्स, या फिर मेडिसिन ऑफ पेट एनिमल्स। तो इजी है, नाम देख के ही समझ आ रहा है। बाल चिकित्सा है तो किसकी, बच्चों की दवा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस, बाईफोकल लेंस, द्विफोकल लेंस, या फिर सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की नज़र कमजोर, जैसे कि मुझे दूर का कम दिखता है तो ये चश्मा लगा हुआ है, दूर का कम दिखता है, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष मतलब जिसको पास का नहीं दिखता है, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का नज़र कमज़ोर है, और दूर दृष्टि दोष मतलब निकट का नज़र कमज़ोर है। तो इसके लिए कौन सा लेंस लगा हुआ है? ये जो मैंने लगा रखा है वो है कॉन्केव लेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से शरीर का संतुलन और मुद्रा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, या फिर हाइपोथैलेमस। क्या सही आंसर होगा इसका? तो शरीर का संतुलन और मुद्रा, पोस्चर, बॉडी पोस्चर जो है वो कौन देखता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क।
अब यहाँ पर मैंने आपको पूरे ब्रेन जो मस्तिष्क टॉपिक होता है उसके पूरे नोट्स लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, कि मस्तिष्क क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, कि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है। कहाँ पर लोकेशन होती है उसकी, ठीक है, तो खोपड़ी में होता है, क्रेनिकल कैविटी में। वेट क्या होता है उसका, तो ये सब पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वयस्क मानव के मस्तिष्क का औसत वजन लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम तक होता है ना। और कितने भाग होते हैं मस्तिष्क के, 3 मुख्य भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और इसमें कौन कौन से आते हैं ये जरूर पढ़ लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अग्र मस्तिष्क में क्या क्या आता है, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस इसी में होता है। काम क्या करते हैं ये, तो सोचना, बुद्धि, इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग, और ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शंस को, स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, जो कि अग्र और पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है ना। काम क्या करता है, तो दृष्टि और श्रवण प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, सेरिबेलम आता है, पोन्स आता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। ठीक है, काम क्या करता है, तो बैलेंस करता है, पोषण बताया था, सेरिबेलम क्वेश्चन भी यही था, संतुलन करता है शरीर की स्थिति वगैरह को, श्वसन और हृदय गति का नियंत्रण करता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं मैंने। ठीक है, जैसे कि सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। 2 गोलार्धों में विभाजित होता है, बुद्धि, स्मृति, तर्क शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस है ना, शरीर में संतुलन वगैरह को बनाए रखता है। काम क्या करता है, तो शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को, और भूख प्यास भावनाओं को नियंत्रित करता है। तो जो लोग बोलते हैं दिल वगैरह, तो जो हमारा हार्ट होता है वो सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करता है, बाकी हमारी जो फीलिंग्स होती है, गुस्सा, प्यार वगैरह, ये सब कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करो, अपने दिल को कंट्रोल मत करो। मस्तिष्क की सुरक्षा किस किस से होती है, रक्त की आपूर्ति कहाँ से होती है, इसका महत्व वगैरह क्या है, और एग्जाम की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम होता है। बैलेंस कौन सा पार्ट करता है, सेरिबेलम करता है। ब्रीथिंग का, हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। और पढ़ लेना, ठीक है, आप अच्छे से पीडीएफ से मिल जाएगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या फिर वाट, क्या होता है। एसआई यूनिट क्या होती है, विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है कौन सी धातु, सोडियम, पारा, एल्यूमिनियम या फिर लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी या फिर पारा। प्रेक्षण और मौसम संबंधी उद्देश्यों के लिए गुब्बारों को भरने में हाइड्रोजन के बजाय हीलियम को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, जबकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, लेकिन फिर भी गुब्बारों में हीलियम को क्यों भरा जाता है, तो उसका रीज़न बताना है। क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से सस्ता होता है, हीलियम को उठाने की शक्ति अधिक होती है, हीलियम गैर दहनशील और रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस है, या फिर ये वायुमंडल में हीलियम अधिक मात्रा में है इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम इज नॉन कंबस्टिबल एंड केमिकली इनर्ट। ठीक है, नोबल गैस होती है, हीलियम गैर दहनशील होती है, इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ती है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, जब एक चलती बस अचानक से रुकती है तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगता है। इस घटना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समझाया गया है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, गति का जड़त्व, संवेग संरक्षण या फिर न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनर्शिया ऑफ मोशन, गति का जड़त्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते से ही न्यूटन का मत लगा देना कि न्यूटन की गति के नियम था, लेकिन न्यूटन की गति के कौन सा नियम था, पहला नियम, जबकि ऑप्शन में दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो यहाँ पर आएगा गति का जड़त्व। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। बताइए क्या आंसर होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इन सब के एक्सप्लेनेशन लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लेना इनको। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। ठीक है, लुईस अम्ल के रूप में काम तो करता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन का परमाणु नहीं होता है, और इसकी अम्लता का कारण क्या है, तो बताना है आपको। चारों ऑप्शन पढ़ लो, क्या आंसर होगा इसका सही। ये चौथा ऑप्शन है, सहसंयोजक बंधन के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण अष्टक के कारण, है ना, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा हुआ है, तो आप पढ़ लेना। ये एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की हो सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, लाइमस्टोन, बेकिंग सोडा या फिर कास्टिक सोडा? बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस रूप में जानते हैं? कास्टिक सोडा। जलवायु के आधार पर विश्व के बायोम को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। जलवायु के आधार पर जो विश्व के बायोम है उनको 3 भागों में बांटा गया है। भारत का ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो इंग्लिश वाला पढ़ लेना। वेयर इज द ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का जो ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, मिजोरम में है या फिर तमिलनाडु में है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2020 या 2021 एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन आया था। तो भारत का ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है, तो ऑप्शन सी, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी? बहुत इजी है, देखो यहाँ पर है और सेंटर पर रखेंगे, मतलब सर्कल का भी सेंटर होता है जिस सर्कल से दर्पण बना हुआ है, बेसिक अगर आपको आता होगा तो इसी पर बनता है। एफ पर वास्तविक और छोटा, सी से परे आभासी और सीधा, सी पर वास्तविक और समान आकार, या फिर सी और एफ के बीच वास्तविक और बड़ा? तो सी पर ही बनता है। सेंट्रल पर रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को तो उसका जो इमेज है वो सेंटर पर ही बनेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, या फिर ये पूरे आवर्त में स्थिर रहती है, चेंज नहीं होती है? सॉरी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो आपको पता होगा कि इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो अब हमारे साइंस के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में गेटवे का मुख्य काम क्या होता है? गेटवे क्या काम करता है? 2 समान नेटवर्क खंडों को जोड़ने का, अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले 2 पूरी तरह से अलग नेटवर्क को जोड़ना, नेटवर्क को वायरस के हमलों से बचाना, या इंटरनेट की गति बढ़ाना? एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। देखो, इंटरनेट की गति बढ़ाना तो बिल्कुल नहीं होगा, वायरस के हमलों से बचाने का काम भी ये नहीं करता है। ऑप्शन ए, बी में से कुछ हो सकता है, या तो सेम नेटवर्क को जोड़ेगा या अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ेगा। तो गेटवे जो होता है वो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। अब मुझे कमेंट्स में बताना कि सेम नेटवर्क को जोड़ने का काम कौन करता है। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किसे सबसे तेज मेमोरी माना जाता है जो सीपीयू के सबसे करीब स्थित होती है? रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या फिर ऑप्टिकल डिस्क?
ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको ये हायरार्की की कौन सी सबसे तेज़ मेमोरी होती है, कौन सी उससे कम होती है। तो सबसे तेज़ मेमोरी जो होती है वो ऑप्शन सी कैश मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। वैसे कैश से भी सबसे तेज़ कौन सा होता है? रजिस्टर, जो कैश मेमोरी से भी तेज़ होता है, लेकिन ऑप्शन में अभी नहीं है हमारे पास। रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, उसके बाद कैश मेमोरी आती है, फिर आती है रैम और फिर रोम और फिर सेकेंडरी मेमोरीज आती हैं। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? जो वेब पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। बहुत इजी है, 3 से 4 कंप्यूटर के फुल फॉर्म पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेडियो लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक या फिर यूनिक रिसोर्स लाइन। बहुत इजी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो आपको स्थायी रूप से हटाना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को वेब ब्राउज करने, गणना करने, छवियों को संपादित करने जैसे विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग द कंप्यूटर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक ब्राउजिंग द वेब, कैलकुलेटिंग नंबर्स, एडिटिंग इमेजेस? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? बहुत ही ईजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशंस वगैरह का, ऐप वगैरह का यूज़ करते हैं ना, हमको इमेज को एडिट करना है, कहीं पर भी कैलकुलेट करना है या ब्राउज करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला नेटवर्क है? NSF नेट, अपरा नेट, अर्पा नेट होता है वो, CS नेट या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो बताओ क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्पा नेट। ठीक है, ये आर आगे आएगा, पी बाद में आएगा, अर्पा नेट होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर अर्पा नेट के बारे में मैंने सब कुछ लिख दिया है ना? कब डिस्कवर हुआ था, किसने बनाया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, सब कुछ। तो पूरा नाम देख लो, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बाकी का आप पढ़ लेना। कंप्यूटर के संबंध में PCI का पूर्ण रूप क्या होता है? PCI का फुल फॉर्म बताना है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरैक्शन या फिर पेरिफेरल कंपाउंड इंटरैक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। PCI का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म की पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताना है आपको। ये चारों ऑप्शन है, पढ़ लो। मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर के संबंध में ARP का पूर्ण रूप क्या है? ARP का फुल फॉर्म बताना है। एड्रेस रीडो प्रोटोकॉल, एडवांस्ड रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इंक्लूड द रिजोल्यूट प्रोटोकॉल या फिर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। PC प्रोग्राम काउंटर को क्या कहा जाता है? मेमोरी पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डेटा काउंटर या फिर फाइल पॉइंटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। यदि दस्तावेज में कोई त्रुटि हो तो टेक्स्ट को रेखांकित करने वाली रेखा होगी येलो, ग्रीन, ब्लू या रेड? कौन सी कलर की लाइन बन जाती है नीचे? तो ऑप्शन सी, ब्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है?
और यदि सेंट्रल हब विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वाला टॉपिक भी पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि बीच में एक हब होता है और ऐसे स्टार जैसे फिर कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो अगर हब में प्रॉब्लम आ गई तो फिर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर की विशिष्ट भूमिका क्या है? ये दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए फायरवॉल के रूप में काम करता है। ये मानव पठनीय डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। ये इंटरनेट कनेक्शन की डाउनलोड गति को बढ़ाता है, या फिर ये कंप्यूटर और आईएसपी के बीच एक भौतिक कनेक्शन प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट कन्वर्ट्स ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। ये मानव पठनीय डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है। डेटा स्टोरेज और मेमोरी के संदर्भ में स्टोरेज इकाइयों का सही आरोही क्रम बताना है, मतलब छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, और अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा होता है। तो बहुत इजी है, ये तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले केबी आता है, फिर केबी के बाद एमबी आता है, फिर जीबी और टीबी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिट में 0, 1 स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए डी के ठीक बाई और सी बी और ई के बीच में बैठा है। यदि ई पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, लास्ट एंड पर बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है? तो इजी है ये तो बहुत। 5 फ्रेंड्स है तो ई सबसे लास्ट में है, राइट एंड पर बैठा है। और सी जो है बी और ई के बीच में है, सी बी और ई के बीच में है। ए डी के ठीक बाई और है, तो बीच में बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लेना। मैंने आज रीजनिंग और मैथ्स के एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए हैं, आपको कोई कोई समझ में नहीं आते हैं तो। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। ठीक है, सिंगल है, वो सिंगल चाइल्ड है, लेकिन उस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है। ठीक, वो तस्वीर किसकी थी? उसकी खुद की, उसके बेटे की, उसके पिता की, या उसके भतीजे की? तो बहुत इजी है ये तो, कोई भाई बहन तो है नहीं उसका, शुरू में यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके बेटे की। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन, ऑल मैंगोज आर गोल्डन, नो गोल्डन इज चीप, नो गोल्डन इज चीप। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल मैंगोज आर चीप नहीं, गोल्डन कलर्ड मैंगोज आर नॉट चीप। हाँ, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि कंप्यूटर को ये और उसी भाषा में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा? तो आप क्या करना, सारे लेटर की पोजीशन लिख के चेक कर लेना। यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट है वो लास्ट में आ गया है, लास्ट वाला फर्स्ट में आ गया है। सी की जगह आर की जगह सी, तो यहाँ पर ई सबसे पहले आ जाएगा, एम सबसे लास्ट में आ जाएगा, और बाकी के भी ऐसे ही चेक कर लेना, आप आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो आप चेक कर लेना अपना आंसर यहाँ से। इस श्रृंखला को देखना है, 7, 10, 8, 11, 9, 12, और इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 12 के बाद? तो पहले बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 -2 +3 और -2 हो जाएगा, तो 12 में -2 तो 10 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ चला 5 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अंत में फिर से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है।
शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो ये यहाँ पर इसका शुरुआती बिंदु है, इससे इस डायरेक्शन में है, मतलब पूर्व की तरफ है, ईस्ट की तरफ। तो ऑप्शन सी ईस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो वही लेटर की पोजीशन लिख के कौन से नंबर पर आता है आप चेक कर सकते हो। जैसे बी के बाद एच आया है तो मतलब +6 हुआ है, तो +6 करते जाना है, एन के बाद +6 होगा तो एन आता है 14 पर, तो टी आ जाएगा इसके बाद, 1 और 2 दोनों में टी है। फिर डी के बाद जे में भी +6 ही हो रहा है, तो पी के बाद +6 करना, वी आएगा, तो TVX ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिखा है यहाँ पर। जब समय 3:20 होता है तो घड़ी की घंटे की सुई और मिनट के बीच में कोण कितना बनेगा, तो इसका एक फॉर्मूला याद रख लेना कि 30H माइनस 5.5M, और ये वर्टिकल बार में है। 30 × H आवर कर देना, 3 है 3 घंटे, और 5.5 में मिनट मतलब 20 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना और आंसर निकाल लेना। तो 33 90, ठीक है, ये 90 हो रहा है, माइनस 5.5 में 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो ये -20 और वर्टिकल बार से बाहर आएगा तो 20, माइनस साइन हट जाता है, तो 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, सॉल्यूशन तो आप देख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का ये। दवा का संबंध रोगी से उसी प्रकार है जैसे शिक्षा का संबंध किससे है, शिक्षक, स्कूल, छात्र या किताब। दवा रोगी के लिए यूजफुल होती है, वैसे शिक्षा किसके लिए है, छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख स्तनधारी मैमल्स, गाय और कौवा के बीच सही संबंध को दर्शाता है। 3 अलग अलग व्रत, एक बड़े व्रत के अंदर 2 प्रतिच्छेदी व्रत, एक व्रत दूसरे के अंदर और तीसरा व्रत अलग, या फिर 3 संकेंद्रीय व्रत। तो बहुत इजी है ये, तो आप बता दोगे आसानी से। जो काऊ होती है वो क्या होते हैं, मैमल्स होती है सारी, और कौवा अलग हो जाएगा क्योंकि वो बर्ड में आता है, तो एक व्रत के अंदर दूसरा व्रत और तीसरा अलग, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो इजी ही दिख रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले +4 हुआ है, फिर +6, फिर +8, +10 और फिर +12 हो जाएगा, 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स ऐड, और मल्टीप्लाई मीन्स सब्ट्रैक्ट, और डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर बताना है। तो 24, प्लस की जगह क्या आएगा, डिवाइड, 12, माइनस की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई, नहीं ऐड आएगा, माइनस की जगह प्लस, 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 2, और मल्टीप्लाई की जगह सब्ट्रैक्ट। बोर्ड मास लगा देना, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 8 2 = 16 - 10, तो ये कितना हो जाएगा, 18 - 10 8, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संबंधित संख्या को चुनना है, 12 62, तो 14 और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो बहुत इजी है, जल्दी से आंसर बताओ इसका। तो देखो 12 पंजे 60 होता है, और +2 कर देंगे तो मल्टीप्लाई 5 + 2, तो 14 पंजे क्या होता है, 70, 70 में 2 जोड़ेंगे तो 72, 72 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 45 छात्रों के कक्षा में अमन का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा,
31, 38, 29 और 32 कौन से नंबर पर होगा नीचे से? तो बहुत इजी है, आप लोग सॉल्व कर लो, मैं आंसर बता देती हूँ। देखो 45 में से 16 को माइनस करो तो कितना आएगा? 29, और एक प्लस कर दो उसका जो एक स्थान माइनस किया था, तो 30। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला लिखा है, टोटल लिखना, रैंक फ्रॉम टॉप प्लस रैंक फ्रॉम बॉटम और -1 कर देना। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल सीक्वेंस। सिलेक्शन, एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट। क्या सही सीक्वेंस होगा इसका? बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला देख लो, सबसे लास्ट वाला देख लो। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आता है, तो 5 सबसे पहला हो जाएगा, जो कि तीनों ऑप्शन में है। और नियुक्ति सबसे लास्ट में होगी आपकी, है ना, तो चौथा सबसे लास्ट में आ जाएगा। 5वां सबसे पहले, तो ऑप्शन सी और डी तो एलिमिनेट हो गए हैं। अब चेक करना है ए और बी में, तो तीसरा या दूसरा क्या पहले होता है? आवेदन पहले होता है या परीक्षा पहले होती है? तो ऑब्वियसली पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, आवेदन करोगे और फिर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विज्ञापन आया, उसके बाद आपने आवेदन किया, उसके बाद आपकी परीक्षा हुई, चयन हुआ और फिर लास्ट में नियुक्ति हुई आपकी। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है? तो ये टेढ़ा स्क्वायर जो होता है ये रोम्बस होता है। इसका विकर्ण दिया है, इसकी एक साइड 5 है और इसका विकर्ण की लंबाई क्या है? 8। तो आपको पता होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये 8 था तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर 90 है तो आप लगा देना यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड आ जाएगी, तो कितनी आएगी? 25 और 16, 25 में 16 गए तो 9, मतलब 3, तो 3 ये और ये आधी 3, तो मतलब 6। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कर देना। पहला वाला डायगोनल एक हमको विकर्ण की वैल्यू गिवन थी 8 और दूसरे वाले की हमने निकाल ली 6 पाइथागोरस थ्योरम से। काट देना, 2 चौक 8, 6 चौक 24, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या 24? हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्क 3 मीटर लंबा 16 मीटर चौड़ा, नहीं मिसप्रिंट हो गया, इंग्लिश वाला पढ़ना। अ पार्क इज 32 मीटर लॉन्ग, 16 मीटर वाइड है। एक पार्क कितना है? 32 मीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा है। उस पर एक कारपेट बिछाया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है 260 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और हमको क्षेत्रफल निकालना है विच इज़ नॉट कारपेटेड, जिस पर कालीन नहीं बिछा हुआ है, मतलब ये जो बचा है ना इसका निकालना है। तो ये वाला जो है इसमें से 260 को माइनस कर देना। तो इसका कैसे निकालेंगे? 32 में 16 का गुणा करना, कितना हो जाएगा? 32 में 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 512। 512 में से 260 को माइनस करना तो कितना आएगा? 252। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 680 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, जब चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही देय हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हाफ ईयरली करना है तो जो रेट परसेंट होता है वो आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो रेट कितना हो जाएगा? 4% और टाइम कितना हो जाएगा? 4। फॉर्मूला वही लगा देना जो मैंने आपको बताया था पहले भी। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 की पावर n, ठीक है। और आंसर निकाल लेना, इसमें पुट करके आंसर आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो उसी संख्या का 60% क्या होगा? मान लो कोई संख्या है x, उसका 20% कितना है? 50। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 250। अब संख्या कितनी आ गई? 250। 250 का 60% कितना हो जाएगा?
150। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 10 चौड़ाई 6 है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 6 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला, तो 60 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एक काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 3 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 9 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन? जल्दी से सॉल्व करो। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। और अगर नहीं आए तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन मैंने लिखा है पूरा। बहुत इजी सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेना, चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो इसका आंसर होगा 9 दिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 डेज। 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 65 रुपये है। तो उसका मूलधन बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 6,000, 6,250, 6,500 या फिर 7,000? जल्दी से सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। और अगर नहीं आए तो फिर से मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख दिया है। बहुत इजी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना। डिफरेंस बराबर PR/100 की पावर 2। डिफरेंस कितना है? 65 है। पी हमको निकालना है। आर रेट परसेंट कितना है? 10/100 की पावर स्क्वायर। और पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट 6500 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 51.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, कितने में उसने खरीदी थी? 240, 280, 300 या 320? इसको सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर आप निकाल लेना। तो आंसर कितना आ रहा है? 280 रुपये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो पुट कर लेना उसमें वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। एक कार शहर पी से शहर क्यू तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से यात्रा करती है और क्यू से पी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से वापस आती है रिटर्न। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति बतानी है, जो कि बहुत इजी है। 48, 50, 45 या 52? फॉर्मूला होता है इजी सा कि 2xy अपॉन में x + y। x मतलब पहली स्पीड, y मतलब दूसरी स्पीड। फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लेना। यहाँ पर अच्छा दिया भी है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 km/h। सॉल्व किया हुआ है, तो आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है, दोनों का प्लस करके। 30 साल, 35, 40 या फिर 45? तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा है, आप पहले सॉल्व करना उसको। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज हमने 3x 4x मान ली। 10 साल पहले ये था और उनका रेशियो 1/2 दिया हुआ था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू 5 आ गई। दोनों को निकाल के और दोनों को प्लस कर देंगे, तो बहुत ही ईजी है ये भी। यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए और ऊंचाई आधी कर दी जाए, त्रिज्या जो r होती है उसको डबल कर देंगे, हाइट जो है उसको आधा कर देंगे h/2। तो नए आयतन का मूल आयतन से अनुपात, तो पहले मूल आयतन निकाल लेंगे और फिर उनको डबल और आधा करके दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, जो कि यहाँ पर निकाला हुआ है। ओरिजिनल वॉल्यूम V1 क्या होगा? πr²h। नई रेडियस डबल कर दी और हाइट को आधा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? r की जगह 2r आ जाएगा, h की जगह h/2 और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो 2/1 आ रहा है, मतलब 2:1। x + 1/x की वैल्यू क्या है? 5। x + 1/x की वैल्यू क्या है? 5। तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x² + 2ab मतलब 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा।
और बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 840, 900, 960 या 1000 रुपए पर? तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। तो यहाँ पर मैंने बहुत इजी सॉल्यूशन लिख दिया है, तो आप देख लेना। तो इसका आंसर क्या है, 960 रुपए। पहले आप लोग सॉल्व करना। एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 35 सेंटीमीटर है। 110 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा? 40, 50, 60 या फिर 100। तो यहाँ पर एक गलती कर सकते हो आप लोग, पहले सॉल्व करो फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये कितना है, मीटर में। तो या तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके ही इसको सॉल्व करना, यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है और फिर अपना फॉर्मूला लगा देंगे। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जो भी थी अपन रख देंगे, उसमें आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है, 50 चक्कर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ्स के खत्म हो गए हैं, लास्ट हिंदी के क्वेश्चंस बचे हैं। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय, हिमा प्लस लय, हिम प्लस लय या फिर हिमा प्लस आलय? तो बहुत इजी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिम प्लस आलय। नयन शब्द में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या फिर अयादि संधि? तो इसके तो इसके लिए एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि नयन शब्द का संधि नहीं, वर्ण विच्छेद करके देखना। तो बीच में अय, आय, अव या आव जैसे शब्द आ रहे हैं वर्ण विच्छेद करने पर, तो वहां पर अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करोगे तो अय आएगा, तो यहाँ पर अयादि संधि है। सज्जन का सही संधि विच्छेद चुनना है। सज जन जन, सत धन जन, सप धन जन या सह धन जन? बहुत आसान है ये भी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सत धन जन। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, संधि समास वगैरह में हिंदी ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जब दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं और कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, जैसे कि पीताम्बर मतलब पीला है अंबर, जिसका मतलब श्री कृष्ण, तो वो प्रधान है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिख किसका पर्यायवाची शब्द है? बुद्ध, बाण, तरु या फिर सरोवर? तो ये थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो विशिख का पर्यायवाची शब्द होता है बाण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शार्वरी किसका पर्यायवाची शब्द है? नदी, कोयल, रात्रि या दासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात्रि। अर्वाचीन शब्द का विलोम बताना है, उल्टा अपोजिट। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या पाषाणकालीन? तो अर्वाचीन मतलब तो नया होता है, ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा अपोजिट, प्राचीन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वयष्टि शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द बताना है। दृष्टि, अक्षम, समष्टि या फिर समाज? तो वयष्टि का अपोजिट होता है समष्टि, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ, अत, अति या फिर अत्य? तो अत्यंत होता है अति प्लस अंत, तो अति हो जाएगा इसका उपसर्ग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अ, व, अव या फिर ई? यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो और गलत कर सकते हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अ। पांडु प्लस अ होता है, तो अ प्रत्यय लगता है इसमें। कौन सा शुद्ध है बताना है चारों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड पाने योग्य है।
वह कल आएगा शायद, इसमें कौन से दो विराम चिन्हों का यूज़ हुआ है? चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? तो कॉमा आया है और ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, मतलब अल्प विराम और विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? कपाट, उष्ट्र, अट्टालिका या फिर काज। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हमने एज इट इज़ ले लिए हैं और तद्भव मतलब उनके रूपों में चेंज आ गया, इन शब्दों को चेंज करके थोड़ा से वो बिगड़ गए हैं, तो बिगड़ा हुआ रूप हो गया है तत्सम का, तो वो तद्भव हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काज, क्योंकि कार्य तत्सम शब्द होता है, उसका बिगड़ा हुआ रूप है काज। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपके पास तो जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शो हो रही है MP ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, तो वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PYQ के लेक्चर्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। इवन मैंने पार्ट ए के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे टॉपिक की लिस्ट भी दे दी है, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हो, इस पर क्लिक कर लो तो आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।